साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय के सभी प्रश्नों का इस प्रकार आपको चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देखिए इसका प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, ये आप देख सकते हैं प्री बीएड एंट्रेंस 2025। यहाँ देखिए इसका पहला प्रश्न है आपका, जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका आपका दिया है आईआईटी, एनसीटीई, डाइट, एनसीईआरटी। तो देखिए इसका उत्तर है आपका डाइट। जिला स्तर पर किसको लेंगे? डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर है आपका डाइट, जिला स्तर पर विशेष रूप से प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार। आपका एनसीटीई क्या है? एनसीटीई शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय। एनसीईआरटी ये राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसका सही उत्तर है आपका जिला स्तर पर है, आपका डाइट होगा। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1961। आपका देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, एनसीईआरटी का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ पर देखेंगे पारिवारिक वातावरण, सोशल मीडिया और विद्यालय पाठ्यक्रम, इन तीनों से क्या होता है? छात्र का व्यवहार प्रभावित होता है। ब्रह्मांडी किरण से उसका व्यवहार प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मांडी किरण ये वाला है आपका। ब्रह्मांडी किरणें पृथ्वी पर आती है, लेकिन वे इतनी कम तीव्रता वाली होती है कि वे सामान्य मानवीय व्यवहार को सीधे या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते। पारिवारिक वातावरण में घर का माहौल, माता पिता की शिक्षा और व्यवहार बच्चों के मूल्यों और आदतों का निर्माण करते हैं, यह सीधे व्यवहार को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया पर पीयर प्रेशर, इस प्रकार रोल मॉडल, छात्रों की राय, विद्यालय पाठ्यक्रम का प्रभाव, ये सब क्या है? प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? यहाँ देखेंगे सकारात्मक या ये है आपके पहले बोलने पर छात्र को दंडित करना, तो ये सकारात्मक नहीं है, दंड दे रहे हैं तो नकारात्मक हो गया। असाइनमेंट पूरा न करने पर छात्र को अतिरिक्त होमवर्क देना, तो अतिरिक्त दे रहे हैं मतलब ये भी दंड वाला हो गया। किसी चुनौतीपूर्ण समस्या को पूरा करने में छात्र की प्रशंसा करना, तो प्रशंसा मतलब ये सकारात्मक पुनर्बलन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। यहाँ पर इस प्रकार इसको देख सकते हैं, ये हो गया, उसको दंड देंगे इस प्रकार, ये है अतिरिक्त होमवर्क, उसका प्रेशर पड़ेगा। और दुर्व्यवहार करने वाले छात्र की उपेक्षा करना, अगर उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा? उस पर नकारात्मक पुनर्बलन जाएगा। ऑप्शन सी ये सही है, उसका प्रशंसा करेंगे तो। अगला प्रश्न है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A, ये इसका सही उत्तर है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाने के लिए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A आरटी अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 17 आपका क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगार में समानता की गारंटी। अगला प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण के लिए तैयार करना, ये नहीं होगा। छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, ये सही है। अच्छे नोट्स लिखवाना, ये भी नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
देखिए इस प्रकार ये आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन रणनीति मानी जाती है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, स्पष्ट नियम और दिनचर्या बनाना। ये क्या है, इसका सही उत्तर है। किसी भी गलती के लिए सख्त दंड देना, तो ये नहीं है प्रभावी रणनीति। छात्र के कदाचार की अनदेखी करना, ये भी नहीं है। निर्देशन के बिना पूर्ण स्वतंत्रता देना, ये भी नहीं है। कौन सा होगा, आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम बनाने का एक आवश्यक सिद्धांत है? यहाँ पर देखिए क्या कह दिया आपका, विषयों का यादृच्छिक चयन, इससे भ्रम पैदा होगा, कोई तर्क नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी मूल्यांकन का बहिष्कार, तो ये भी नहीं होगा। रट्टा मारना, ये भी नहीं होगा। क्रमबद्धता सही है, शिक्षण के लिए आवश्यक है क्रमबद्धता, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन के संदर्भ में पीटीए का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ से पीटीए क्या है आपका, सार्वजनिक शिक्षण गठबंधन, ये नहीं है। आपका निजी प्रशिक्षण अकादमी, ये भी नहीं है। पेशेवर शिक्षक सभा, ये भी नहीं है। कौन सा आपका, अभिभावक शिक्षक संघ, ये हो गया आपका अभिभावकों और शिक्षकों के बीच साझेदारी छात्र विकास के लिए संयुक्त संस्था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आपका पीटीए। अगला प्रश्न है, आईसीटी टीकाकरण का उद्देश्य है? आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए आपका संसाधनों के उपयोग में मितव्ययिता के प्रति चिंताओं को बढ़ावा देना, ये नहीं है। आपका मनोरंजन करना, ये भी नहीं है। शिक्षकों के भार को कम करना, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सीखने के परिणाम को बढ़ाना। क्लियर है, आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य सीखने के परिणाम को बढ़ाना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है? यहाँ से देख सकते हैं आपको सेवारत शिक्षक मूल्यांकन, ये नहीं है। शिक्षकों को बाहर घूमने के अवसर देना, ये भी नहीं है। कोई उद्देश्य नहीं होता, ये भी नहीं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है सेवारत शिक्षक व्यवसायिक विकास। इससे क्या होगा, सेमिनार नए शिक्षण कौशल ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? यहाँ पर दिया अप्रशिक्षित व्यक्ति, इससे तो नहीं करना है। युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति, इससे भी नहीं करना है। अनुभवहीन शिक्षक, इससे भी नहीं करना है। कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे यहाँ से देखिए क्या दिया, अधिक कार्य अथक परिश्रम करते हैं। सत्य है, लेकिन कड़ी मेहनत कई व्यवसायों में है। यह उच्च सामाजिक स्तर का प्राथमिक कारण नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई लोग समाज से मिलते हैं जैसे दुकानदार उच्च स्थिति के लिए अपर्याप्त है। गहन मानसिक कार्य बौद्धिक महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बौद्धिक पेशे हैं, यह केवल एक विशिष्ट विशेषता है। देखिए ऑप्शन डी भावी नागरिक तैयार करना, राष्ट्र निर्माण, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के वास्तुकार है। वे चरित्र कौशल और मूल्यों को आकार देते हैं जो एक मजबूत समाज का आधार बनते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का काम कुशलता पूर्वक पढ़ाना है और यह भी पता लगाना है कि देखिए अनुशासन केंद्रित, ये नहीं होगा आपका। दिखावे केंद्रित, ये भी नहीं है। निष्क्रिय श्रवण, ये भी नहीं है आपका। समझ केंद्रित, वास्तविक समझ ये आएगा आपका।
ऑप्शन डी सही है। वास्तविक समझ और सक्रिय जुड़ाव यह शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य है। तो यह आ जाएगा ऑप्शन डी इसका सही है। छात्र समझ रहे हैं कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। ये ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पाठ समाप्त करने के बाद एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अगला पाठ शुरू करें, ये नहीं होना चाहिए। छात्रों को धन्यवाद दें, ये भी नहीं होना चाहिए। छात्रों से पाठ को कंठस्थ करने को कहे, ये भी नहीं होना चाहिए। सही है, पाठ के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएं। ये सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नकारात्मक, यह है आपको, वह मिलनसार और मौज मस्ती पसंद व्यक्ति है, ये तो सकारात्मक हो गया। वह महत्वाकांक्षी व आत्मविश्वासी है, ये भी आपका क्या हो गया सकारात्मक है। व्यक्तिगत गुण है शिक्षक दृष्टिकोण। वह ईमानदार और जिम्मेदार है, ये भी सकारात्मक गुण है। वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रटने पर अधिक जोर देता है, तो ये क्या है आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का घटक है। ध्यान देखिए, प्रभावी शिक्षक के घटक छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल सही है। सहकर्मियों के साथ सहयोग करना, यहाँ पर देखिए ये भी सही है। विषय वस्तु का ज्ञान होना, ये भी सही है। तो ये क्या आएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कूल में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य पाठ्यक्रम बदलाव में मदद, ये नहीं है। शिक्षकों द्वारा चयन में सहायता, ये भी नहीं है। शैक्षिक मार्गदर्शन का है मतलब विषयों के चयन में छात्रों की सहायता। यहाँ पर देखिए विषयों के चयन में छात्रों की सहायता। तो क्या यह शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य और प्रत्यक्ष उद्देश्य है छात्रों की रुचियों और क्षमताओं को समझना, ताकि वे सही विषयों का चयन कर सके और शैक्षणिक रूप से सफल हो सके। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खेल पद्धति छात्रों में क्या विकसित करती है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास, यह कथन सही है। खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, समस्या समाधान, स्मृति और एकाग्रता को बढ़ाता है, आंशिक रूप से सही। भावनात्मक विकास, यह कथन भी सही है। खेल बच्चों को भावनाओं को प्रबंधित करने, आत्मविश्वास करने में मदद करता है, ये भी आंशिक रूप से सही है। समग्र विकास, ऑप्शन 20 का सही है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास, सब चीज़ आ जाएगा इसमें, किसमें आपका खेल पद्धति में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम का क्या मतलब है। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ही सही उत्तर है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं या अंतर को संबोधित करना। चाइल्ड सेंट्रिक शिक्षण प्रत्येक छात्र की अनूठी की शैली, रुचि और पृष्ठभूमि को पहचानता है। शिक्षक उसी के अनुसार निर्देश तैयार करता है। चाइल्ड सेंट्रिक मतलब बच्चों के अनुसार। व्याख्यान को कम करना, ये नहीं होगा। कक्षा से बाहर जाना, ये भी नहीं होगा। छात्र से दोस्ती करना, ये भी नहीं होगा। तो मेन आपका क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक ये वाला होगा। उनकी रुचियों का ध्यान देना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं अंतर को संबोधित करना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।